ये इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब वो बाहर का भी कुछ बहुत सारी रीज़न है, स्मोकिंग, पोल्यूशन, जी। आपकी डाइटरी हैबिट, लाइफ़स्टाइल। ऑलरेडी डिसफंक्शन फैमिलियल होता है, हेरिडिटरी होता है और दूसरा एनवायरनमेंटल फैक्टर से हो जाता है। तो अगर ये हो जाता है तो उसे हेरिडिटरी कैंसर बोलते हैं। और भारत में तो ज़्यादातर हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 या स्टेज 3 में डिटेक्ट होता है आमतौर। इसका बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है अमेरिकन एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, राइट। जिनकी मदर को और उनकी मौसी को भी ये कैंसर था। उनकी मौसी की डेथ इसी कैंसर से हुई थी एंड डिस्पाइट बीइंग such a hit actress, such a popular actress, she got her breast removed and then re-implanted. राइट। ब्रेका के अलावा भी कोई और ऐसे जेनेटिक टेस्ट होते हैं? इसके अलावा एटीएम चेक, कई सारे और जीन्स होते हैं। राइट। फिर हम एक मॉलिकुलर प्रोफाइलिंग भी देखते हैं पेशेंट्स की कि इनके और कुछ मॉलिकुलर सबसेट ऐसे तो नहीं है जो कैंसर कल को कॉज कर सकते हैं। राइट कि कैंसर में जैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। मेडिकल ट्रीटमेंट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। तो कीमोथेरेपी एग्जैक्ट होती क्या है? कीमोथेरेपी एक सिस्टमिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें आप दवाई पूरे सिस्टम में काम करने के लिए दे रहे हो। पॉडकास्ट के हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैंसर ट्रीटमेंट को लेके जितने भी तरह के मिथ है, मिसकंसेप्शन है। और वैसे भी अगर हम देखें तो भारत में हार्ट अटैक के बाद, हार्ट डिजीज के बाद कैंसर के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो किस तरह के मिथ हैं लोगों को और उसका क्या सलूशन है, उस पे बात करने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर समित पुरोहित, जिनको कि 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो हम बात करते हैं हमारे जितने भी तरह की गलतफहमियां हैं ट्रीटमेंट को लेकर, उन सभी के बारे में। डॉक्टर समित, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर समित, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था एक ओवरव्यू को लेकर कैंसर के बारे में, बट एक और जो लोगों के मन में सबसे ज़्यादा सवाल रहता है और सबसे ज़्यादा जो गलतफहमियां रहती है वो रहती है कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर। तो आज के एपिसोड में हम कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर ही बात करेंगे। पर कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर बात करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि हेरिडिटरी कैंसर को लेकर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो कैंसर उनको भी होगा, उनके ऑफस्प्रिंग को भी होगा? आमतौर पे हेरिडिटरी कैंसर्स वो कैंसर्स होते हैं जो फैमिली में चले आ रहे हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो हर जनरेशन में हो सकता है ग्रैंडफादर को हो, फिर फादर को ना हो और फिर सन को या डॉटर को हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपका जीन कौन सी एज में जाके खराब हुआ। तो हमारे हर जीन में दो तरह के एलील्स होते हैं, दो सब जीन्स होते हैं एक तरीके से आप समझ ओके। लीजिए। तो एक सब जीन तो पहले से ही खराब होता है जो हाँ। हेरिडिटरी मिलता है, और अच्छा। दूसरा विद टाइम खराब हो जाता है, चाहे राइट। हमारे अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से या एनवायरनमेंटल फैक्टर्स की वजह से। तो हेरिडिटरी जीन जो ऑलरेडी खराब है और साथ में एनवायरनमेंटल जीन जो दूसरा भी खराब हो गया, तो तब कैंसर बन जाता है। तो जिसमें जितनी जल्दी ये होता है उतनी जल्दी वो कैंसर सिम्टोमेटिकली उनमें प्रेजेंट करता है। राइट। तो अगर फैमिली में कोई जीन है और वो एक जनरेशन में आया बट बाकी एनवायरनमेंटल से दूसरे जीन पे असर नहीं पड़ा, तो फिर उस पेशेंट को या उस केस को कैंसर नहीं होने वाला। ओके, ओके, राइट। तो आप बता रहे हैं कि उसमें वो 2 जीन में से यस। एक जीन तो ऑलरेडी या। फैमिलियल जो भी है वो आया है यस। एंड वो कैंसर को कॉज कर सकता है। बट जो अदर जीन है, अगर आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब वो बाहर का भी कुछ बहुत सारी रीजन है, स्मोकिंग, पोल्यूशन, बिल्कुल। आपकी डाइटरी हैबिट, लाइफस्टाइल, अगर उनसे वो भी ट्रिगर होता है तो फिर वो कैंसर होने की यस। पॉसिबिलिटी बढ़ जाती इन्हें है। हम एलील्स कहते हैं, एलील्स। ओके। तो हर जीन में दो एलील्स होते हैं। ऑलराइट। एक में ऑलरेडी डिसफंक्शन फैमिलियल होता है, हेरिडिटरी होता है, और दूसरा एनवायरनमेंटल फैक्टर से हो जाता है। तो अगर ये हो जाता है तो उसे हेरिडिटरी कैंसर बोलते हैं। राइट सर। तो सर हेरिडिटरी कैंसर कौन कौन से टाइप के, मतलब कॉमन अगर हम देखें तो? तो सबसे ज़्यादा कॉमन जिसकी हम बात और जो हम क्लिनिक्स में देखते हैं उसे ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, हेरिडिटरी। अक्सर फैमिलीज में देखा गया है कि मदर, मौसी, कज़न सिस्टर्स या नानी साइड पे लोगों को था। इसी तरह ब्रेस्ट से रिलेटेड है ओवेरियन कैंसर। हम्म। तो ये दोनों कैंसर्स बहुत कॉमन है, बहुत हेरिडिटरी है। राइट इसके सर। अलावा नेक्स्ट कॉमन कैंसर जो आता है वो आता है प्रोस्टेट और पेनक्रियाटिक कैंसर, endometrial cancer. So ओके। these are a group of cancers which are hereditary and which are often passed on from generation to generation. अब पिछले कुछ सालों में क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं
तो बहुत फैमिलीज में पता लग पा रहा है कि अरे हमारी फैमिली में भी ये कैंसर जीन है। सो अच्छा, अच्छा। नाउ इट इज बीइंग डायग्नोस्ड मोर, राइट, और एक सिंपल ब्लड टेस्ट से आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। राइट। सर इसमें एक जैसा आपने ब्रेस्ट कैंसर का बताया और भारत में तो ज़्यादातर हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 या स्टेज 3 में डिटेक्ट होता है, आमतौर पे स्टेज 4 में। तो जैसे एक अभी हमने पेशेंट देखा था तो उनका स्टेज 4 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसके साथ उनका आगे वो कैंसर स्प्रेड भी हो गया था और इसी तरह के ज़्यादातर केसेस आते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर आपका हेरिडिटरी कैंसर है तो उनकी फैमिली में उनको फिर थोड़ा अर्ली टेस्ट कराना पड़ता है। पर फॉर एग्जांपल ये लेडी, इनकी एज अराउंड 60s में थी और इनको स्टेज 4 कैंसर और आगे वो बॉडी में और भी स्प्रेड हुआ हुआ था। तो अब वो उनकी डॉटर को तो पता ही नहीं है कि उनको कैंसर था। तो ऐसे भी होता है कि फिर वो डॉटर में भी कैंसर होने की तो पॉसिबिलिटीज। ये जिस BRCA1 and 2 जीन होता है, राइट सर। BRCA1 and 2 जीन को ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 and 2 भी बोलते हैं। ये हम्म। बड़ा आम होता है फैमिलीज में। इसकी परसेंटेज बोली जाए तो अराउंड 4 to 5% होती है। तो इन जनरल पॉपुलेशन अगर आप स्क्रीन करें तो 4 to 5% ऑफ द पेशेंट्स या पीपल विल हैव दिस टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। इसका बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है अमेरिकन एक्ट्रेस एंजेलिना जोली। राइट। हाँ, जिनकी मदर को और उनकी मौसी को भी ये कैंसर था। उनकी मौसी की डेथ इसी कैंसर से हुई थी। एंड डिस्पाइट बीइंग such a hit actress, such a popular actress, she got her breast removed and then re-implanted. राइट सर। So this was the step जो उन्होंने लिया अपने को बचाने के लिए, प्रोफाइलेक्सिस, पहले ही ब्रेस्ट को रिमूव करा लिया। तो ये इस तरह के कैंसर्स होते हैं। हाँ, तो भारत में तो एक्चुअली ज़्यादातर लेट स्टेज पर ही डिटेक्ट होते हैं, तो पर यही है कि आई थिंक हेरिडिटरी तो एक पार्ट है, बट अदरवाइज भी स्क्रीनिंग फिर आई थिंक टाइम से सभी को करानी। डेफिनेटली स्क्रीनिंग इसलिए एडवाइज्ड है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 ईयर्स ऑफ एज के बाद आपको मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए। राइट। उससे पहले अगर फैमिलियल हिस्ट्री है और कोई ऐसा केस है जो यंग एज में पता लगा, फॉर एग्जांपल 35 की एज में, तो 10 ईयर्स पहले से ही गर्ल चाइल्ड को अपना अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट स्टार्ट करा देना चाहिए। एंड 40 ईयर्स के बाद मैमोग्राफी एडवाइजेबल है। राइट सर, राइट। तो सर ये हो गया हेरिडिटरी कैंसर के बारे में। इसके अलावा इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग में आपने ब्रेका की बात करी। ब्रेका के अलावा भी कोई और ऐसे जेनेटिक टेस्ट होते हैं? हाँ, तो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, उसे HRD कहते हैं। ओके। तो कुछ जीन्स ऐसे हैं जो डेफिनेट इम्प्लिकेटेड हैं इसमें, जो कल्प्रिट हैं। उसमें BRCA1 BRCA2 सबसे ज़्यादा स्टडीड जीन्स हैं। इसके अलावा ATM चेक, कई सारे और जीन्स होते हैं। राइट। फिर हम एक मॉलिकुलर प्रोफाइलिंग भी देखते हैं पेशेंट्स की, कि इनके और कुछ मॉलिकुलर सबसेट्स ऐसे तो नहीं है जो कैंसर कल को कॉज कर सकते हैं। तो इस टोटल टेस्ट को HRD टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें BRCA1 and 2 भी इंक्लूडेड होता है। राइट। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो देन यू हैव अ टेंडेंसी टू हैव दैट फैमिलियल कैंसर्स। ओके। तो जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए बताया तो उसके लिए भी जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल है? यस यस यस, राइट उसके सर। लिए भी जेनेटिक ठीक है, टेस्ट तो सर एक जैसे पेशेंट हमारे पास आया, उसका प्रोस्टेट कैंसर और उसका भी वो जो कैंसर था बोन्स तक पहुंच गया था, उसके हिप में भी देखा, बट वो भी काफ़ी लेट स्टेज में पेशेंट आया। बट उस पेशेंट के जैसे 2 डॉटर है, तो अब उनको फिर कौन सा, उनको भी ब्रेका कराने की जरूरत? हाँ, ब्रेका जो जीन है वो 3-4 किस्म के कैंसर कॉज करता है, जिसमें ओके। ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन है, पेनक्रियाटिक है, प्रोस्टेट है। तो अगर फैमिली में फादर को है कैंसर, राइट। तो अब ये है कि डॉटर्स हैं, तो उनको ब्रेस्ट के उनको ओवरी के ब्रेस्ट चांस की हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी, ऑलराइट, ठीक है। तो इसलिए इन चारों कैंसर्स में जेनेटिक टेस्टिंग आजकल मस्ट है, इट इज़ एडवाइजेबल। राइट सर। तो जैसा हम देख रहे हैं कि कैंसर, खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ही कॉमन है एंड प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत कॉमन है। तो क्या ब्रेका फिर सभी को करा लेना चाहिए क्या एज अ रूटीन टेस्ट? नहीं, अगर हम देखते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें देखने चाहिए। अगर हम किसी यंग लेडी में ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर देखते हैं, उनमें टेस्ट कराना चाहिए। किसी लेडी में बायलेटरल दोनों साइड का ब्रेस्ट कैंसर है, उनमें टेस्ट कराना चाहिए। एक फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा केसेस हैं, तो उनमें टेस्ट कराना चाहिए। राइट। एक फैमिली में प्रोस्टेट है, पेनक्रियाटिक है या ब्रेस्ट कैंसर है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को उनको टेस्टिंग करानी चाहिए। ओके। तो ये कुछ हाई रिस्क केसेस हैं, हाई रिस्क वो हैं जिनमें हम एडवाइस करते हैं। राइट सर। तो हाई रिस्क की जैसे आपने बात की, बट वो लाइफस्टाइल वाला अगर हाई रिस्क है तो उसमें ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि उनको नहीं जेनेटिक। नहीं राइट नहीं, सर। नहीं। ठीक है सर। सर एक जेनेटिक टेस्ट में फिर जेनेटिक काउंसलर भी होता है, तो उनका क्या रोल होता है? तो जेनेटिक टेस्टिंग एक बहुत ही जिसे मैं बोलूँ, इट्स नॉट अ इजी थिंग टू टेक। अगर आप किसी फैमिली को ये बताते हो कि नहीं आपकी मदर को कैंसर है,
बट ये जीन आपकी फैमिली में भी है, तो राइट, उसके बहुत मेंटल यस, इम्प्लीकेशंस होते हैं, बिल्कुल, फिजिकल भी है और मेंटल भी है। मेंटल भी है। फिजिकल इम्प्लीकेशंस ये हैं कि आपको हुँ, अगर है तो आप अपने ब्रेस्ट को रिमूव कराना चाहेंगे क्या, या हुँ, अपनी ओवरीज को रिमूव कराना चाहेंगे जो कि प्रोटेक्टिव है। राइट, मेंटल इम्प्लीकेशन ये है कि आप कल को इस डर में जीते हैं कि मुझे हुँ, कैंसर ना हो जाए, यस, है ना। यस, फिर डॉटर है या सन है, शी इज टू बी हुँ, मैरिड टू जी, somebody else, so those implications are there. So हुँ, whenever we advise a genetic testing to somebody, हुँ, we tell them कि these are the pros and cons. It will हुँ, definitely benefit you. It will be राइट, a GPRS for you for the future. आप हुँ, अपने को टाइमली स्क्रीन करा सकते हो, हुँ, अगर कुछ ऐसा है तो आप टाइमली डायग्नोस करके ठीक हो सकते हो। राइट सर, जेनेटिक कैंसर्स अर्ली स्टेज में काफ़ी हद तक पकड़े जाते हैं और हुँ, काफ़ी हाईली परसेंटेज में क्योरेबल भी होते हैं, क्यूरेबल भी होते हैं, तो ओके, दैट इज द प्लस पॉइंट। राइट बट सर, डेफिनेटली मेंटल और फिजिकल इंप्लीकेशंस हैं इसके, राइट, तो राइट, जेनेटिक काउंसलर हुँ, उस जगह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हुँ, टू काउंसल दोज पेशेंट्स कि यस, व्हाट आर द यस। बेनिफिट्स एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड। ओके, ओके, राइट सर। सर इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, उनको ये होता है कि कैंसर का तो एक ही तरह का ट्रीटमेंट है, बट अगर हम बात करें तो इसमें तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो इसमें कुछ ट्रीटमेंट का जैसे मैं अगर नाम लेता हूँ, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर पाएँ कि कैंसर में जैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, तो उसमें किस तरह के एडवांसमेंट हैं और वो किस तरह के कैंसर्स के लिए ज़रूरी होते हैं? सर्जिकल ट्रीटमेंट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। ओके। सर्जरी हैज़ कम अप अ लॉन्ग वे, हुँ, हुँ, काफ़ी इसमें बेटर मशीन्स, इम्प्रूवमेंट इन सर्जिकल टेक्निक्स आए हैं हुँ, पिछले कुछ सालों में। हुँ, पहले हम ओपन सर्जरी करते थे, हुँ, हुँ, विद टाइम ये डिसाइड हुआ कि नहीं, कॉस्मेटिकली और बेटर प्रिसीजन के लिए आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में जाओ। राइट। एंड नाउ विद टाइम वी आर डूइंग रोबोटिक सर्जरीज विच इज इवन मोर बेटर फॉर्म ऑफ सर्जरी। हुँ, 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 इट टेक्स लेसर टाइम, ब्लीडिंग कम होती है, ब्लड लॉस कम होता है, हुँ, कॉस्मेटिकली इट इज मच मच बेटर। So now robotic surgeries are the need of hour, and it is being practiced almost everywhere, every center. हुँ, राइट सर, So surgery has come up a long way. राइट। तो ट्रीटमेंट ये डिपेंड करता है कि कौन-सा टाइप ऑफ Yes, कैंसर है, yes, राइट yes. सर। तो सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी एग्ज़ैक्ट होती क्या है? सो कीमोथेरेपी, जैसे हम बोलते हैं थेरेपी हुँ, जिसमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, राइट सर। तो हम जैसे सर्जरी लोकलाइज्ड फॉर्म है, आपका ब्रेस्ट कैंसर है, आपने ब्रेस्ट में सर्जरी करी, ब्रेस्ट को हटा दिया। हुँ, बट कीमोथेरेपी एक सिस्टमिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है हुँ, जिसमें आप दवाई पूरे सिस्टम में काम करने के लिए दे रहे हो, अच्छा। तो वो हेड टू टो सब जगह काम करेगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो कीमोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये सारे सिस्टमिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जो पूरे सिस्टम में काम पे करेगी। काम करेगी। कीमोथेरेपी पे आए, हुँ, तो हुँ, कीमोथेरेपी केमिकल्स का यूज़ है हुँ, थेरेपी के साथ, जो हुँ, थेरेपी करते हैं। हुँ, तो ये केमिकल्स ज़्यादातर मेटालिक केमिकल्स होते हैं हुँ, 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 या फिर प्लांट बेस्ड केमिकल्स होते हैं। हुँ, हाँ, सांप का जहर या बिच्छू का जहर ये नहीं होता, जो कि हुँ, लोगों में हुँ, बहुत मिसकंसेप्शन है यस, कि यस। हमको सांप का जहर तो नहीं चढ़ाया जा रहा या कुछ और पॉइजन तो नहीं दिया रहा। तो हुँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके। हुँ, वैसी सोचने की बात है कि काफ़ी काफ़ी जो इनमें से हैं वो प्लांट बेस्ड हैं। राइट, तो विनका जो आपने देखा होगा, रेड कलर के छोटे-छोटे प्लांट्स आते हैं, उनसे विनका करके विनक्रिस्टिन दवाई बनती है। ओके। ऐसे एक पैसिफिक यू ट्री आता है जिससे पैक्लीटैक्सेल करके दवाई बनती है। हुँ, तो हुँ, बहुत सोर्सेज़ इनके प्लांट अवेलेबल बेस्ड हैं। अच्छा प्लांट कई बेस्ड है। प्लैटिन बेस्ड हैं, जो ओके। आप प्लैटिनम रिंग यस, यस, पहनते यस। हैं, हाँ, तो हाँ। उसी का ये एक दूसरा वर्जन है जिसको हम प्लैटिन बोलते हैं। तो सिस प्लैटिन है, ऑक्सैली प्लैटिन है, हुँ, ये ड्रग्स प्लैटिन से मेटलर्जिकल कॉम्पोजिशन वाली होती है। राइट। तो इनको जब हम शरीर में डालते हैं, हुँ, हुँ, तो कैंसर सेल्स यूजुअली फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल्स से। हुँ, तो हुँ, अगर हमारे शरीर में कैंसर सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, तो कैंसर सेल्स थोड़े से फास्ट पेस में काम करेंगे, हुँ, तभी वो हमारे शरीर पे हावी भी हो जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको वो दवाई देनी चाहिए जो कि फास्ट ग्रोइंग सेल्स को मारे। ओके, तो ओके। कीमोथेरेपी अंदर जाके उन कैंसर सेल्स को मारती है जो कि फास्ट पेस पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है। इसीलिए उसके साइड इफेक्ट उन फास्ट ग्रोइंग सेल्स, नॉर्मल सेल्स पे भी होंगे। तो राइट, फॉर राइट। एग्जांपल हेयर हो गया, आपका हाँ, मुंह हो गया, तो मुँह, छाले हो सकते हैं, ब्लड सेल्स हैं, ये फास्ट हुँ, ग्रोइंग सेल्स हैं। तो राइट, दिस इज कीमोथेरेपी। ओके, ओके। हाँ, तो कीमोथेरेपी में भी काफ़ी एडवांसमेंट हो गई होगी अगर हम पिछले कुछ सालों के अंदर देखें तो, आई यस, थिंक। कीमोथेरेपी में काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। हुँ, मुझे याद है आज से 12-13 साल पहले जब हम एम्स में काम करते थे, तो लोग एक पॉलीथीन बैग लाते थे साथ में, हुँ, कीमो लगाई और दे यूज्ड टू वॉमिट इमीडिएटली हुँ, एंड देन दे हुँ, यूज्ड टू गो। राइट, लेकिन विद टाइम, लास्ट 10 इयर्स, द ड्रग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। ओके। कीमो आजकल के टाइम पे
हार्डली 5% से कम लोगों को वॉमिटिंग होती है, नोशिया 5 to 10% हो सकता है। राइट। इट इज़ टोटली पेनलेस। ओह। एक बहुत बड़ा अगर लोगों हाँ, में लोगों मिथ को ये भी है कि कीमो चढ़ते हुए बहुत दर्द होता है, ऐसा हम्म। कुछ नहीं होता कीमो तो चढ़ते हुए। प्रोसेस होता क्या है सर, कीमो कैसे पेशेंट को देते तो हम बॉडी में कोई भी एक मेन वेन आइडेंटिफाई करते हैं हैं? अच्छा। जिसमें हम आराम से ड्रग्स को दे सकें। अच्छा। जो ड्रग होता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आती है, हम्म। उसको हम एक आईवी फ्लूइड में ऐड करते हैं और हम्म। ओवर 1 to 2 आवर्स उसको इन्फ्यूज कर देते हैं। वाइल इन्फ्यूजन अगर आप किसी को ना बताओ कि कीमो है तो उसको पता भी नहीं लगे, उसे लगे कि नॉर्मल ग्लूकोज ही चल रहा है, तो वो फिर शरीर में जाके पूरे सिस्टम में काम करती है। ओके सर, इसी से मेरा एक और सवाल आया अभी। पिछले साल हम और इस साल भी काफ़ी सुन रहे थे कि कैंसर की दवाइयाँ, खास तौर पे कीमोथेरेपी ड्रग्स वगैरह में काफ़ी फेक दवाइयाँ और नकली दवाइयाँ जैसे पकड़ी भी गई थी। तो अगर कोई पेशेंट लेता है, पेशेंट का अटेंडेंट लेता है, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करे, कि कैसे पहचाने कि ये दवा ठीक है? तो जो इसमें आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि एक, आपको ब्रांडेड जगह से लेनी चाहिए, ब्रांडेड जगह पे लगवानी चाहिए, प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन्ड मेडिसिन हो। अच्छा। हाँ, अपने सामने मिक्स करवाइए मेडिसिन। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ये ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इसमें जो इंटरनेशनल रिसर्च ब्रांड है वो भी अवेलेबल है। वो यूजुअली कॉस्टली होता है, बट राइट। इंडियन ब्रांड्स आजकल बहुत अच्छे हैं जो कि इक्वली एफिकेशियस हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं। उनको बता दिया जाता है कि ये इंडियन ब्रांड है, कॉस्ट इसकी डेफिनेटली कम है, आप इसको अपने सामने ही यूज़ कराइए, अपने सामने मिक्स कराइए, एंड दोज आर इफेक्टिव। ओके ओके, राइट सर। ठीक है सर, इसमें जैसे आपने कीमो के बारे में बताया, इसके साथ अगर हम बात करें तो इम्यूनोथेरेपी भी काफ़ी आजकल पॉपुलर एक ट्रीटमेंट है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप इजी वे में हमारे दर्शकों को समझा पाएँ। तो हम लोग कैंसर फ्री तब तक रह सकते हैं जब तक हमारे शरीर की इम्यूनिटी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हम आए दिन बैड एयर क्वालिटी, बैड फूड, मल्टीपल कार्सिनोजन, स्मोकिंग, अल्कोहल, पैसिव स्मोकिंग से घिरे हुए हैं। तो ये हर रोज हमारे नॉर्मल सेल्स को चोट दे रहे हैं। बिल्कुल। हमारे शरीर में जो रिपेयर सिस्टम है वो उसको रिपेयर कर देता है नेक्स्ट डे, इसलिए हम कैंसर फ्री रह रहे हैं। तो ये रिपेयर सिस्टम इम्यूनिटी से कंट्रोल्ड है। राइट। तो अगर आपकी इम्यूनिटी वापस उतनी अच्छी हो जाए तो वो वापस उन कैंसर सेल्स को मार देगी। ओके ओके। तो इसलिए इसमें कुछ ड्रग्स हैं अवेलेबल जो कि शरीर में जाके इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। ओह। तो जब भी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देते हैं तो वो जाके कैंसर सेल्स को मारने लग जाते हैं। ओके तो ओके। स्टेज 4 का पेशेंट भी बहुत बेटर हो जाता है। अच्छा। अगेन आई विल बी गिविंग यू एन एग्जांपल हियर। जिम्मी कार्टर जो यूएस प्रेसिडेंट थे, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है लास्ट वीक में। ही वाज डायग्नोज्ड विद स्किन कैंसर, मेलानोमा नाम से, इन एट द एज ऑफ 92-93। एंड उस टाइम पे मेलानोमा की बहुत सारी दवाइयां नहीं थी, राइट। तो इम्यूनोथेरेपी उस टाइम पे ट्रायल्स में चल रही थी। ओके। तो ही रिक्रूटेड हिमसेल्फ, उन्होंने कहा कि मेरे पे ट्राई करो आप ये। विद इन 1 ईयर ही वाज कैंसर फ्री ओह। एंड ही लिव्ड टिल डेट। Last year only he expired at the age of I think 100. So this is how wonderful immunotherapy is. And personally मैं अपना एक एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक 96-year-old अंकल है। ओके। He had advanced bladder cancer, urinary bladder का। उनके लिए सर्जरी और कीमोथेरेपी फिट नहीं थी, तो उनके लिए इम्यूनोथेरेपी का हमने चयन किया। अगेन आफ्टर 3 sessions he became cancer free. He continued for 1 year and now he has taken a voluntary break. Okay. But he was generous enough to come over and shoot a video with us, just to tell the people ki this is how effective it is without any side effect, Right. without even a hair loss, single fragment. लोगों को भी फिर थोड़ा सा उसमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे वो फर्दर yes. कैंसर And now people are becoming aware. Yeah. काफी लोग आके बोलते भी हैं कि हमें इम्यूनोथेरेपी के बारे में पता करना है। इसमें एक कैच ये है कि इम्यूनोथेरेपी हर किसी को फायदा नहीं देती। Alright. आउट ऑफ 100 अराउंड 15-20% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको वो फायदा देगी। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, टिश्यू टेस्ट। उस पैरामीटर्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी इज द राइट वे और नॉट। तो मतलब सभी टाइप के कैंसर में काम कर सकती है, पर टेस्ट कराने के बाद आप ये आइडेंटिफाई की कर सकती है कि नहीं? तो राइट नाउ इम्यूनोथेरेपी इज अप्रूव्ड फॉर मोर देन 20 इंडिकेशंस। ओके, अच्छा ठीक है। तो यू नेम इट एंड इट इज देयर। जिनमें वो बहुत बाद में थी उनमें भी अब वो फर्स्ट स्टेप पे आ गई है। ओके। या जैसे लंग कैंसर था, तो लंग कैंसर में हम कुछ टाइम पहले 3rd-4th लाइन में बोलते थे, बट अब वो नंबर 1 है।
इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी। ओह! तो सर इम्यूनोथेरेपी का भी कैसे मतलब उसको कैसे दिया जाता है पेशेंट को? तो इम्यूनोथेरेपी को अगेन कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है। हुँ, उसको हम अराउंड 250 ml नॉर्मल सलाइन की बॉटल यूज़ करते हैं। ओके। उससे पहले कुछ 1-2 मेडिकेशंस देते हैं, जिन्हें हम प्री मेडिकेशन देते हैं राइट कहते सर। हैं, हुँ, कुछ एलर्जीज़ रोकने के लिए, हुँ। और उसके बाद 1 घंटे में वो दवाई दी जाती है। तो इसमें भी कुछ सेटिंग्स होती है कि कितने समय तक कितनी डोज़ेज़ दी जाती है? यूजुअली अगर बेनिफिट हो रहा हो तो हुँ। सेकंड, थर्ड मंथ तक हो जाता है, ओके। और फिर हम उसको एटलीस्ट 2 इयर्स तो कंटिन्यू करते हैं। तो वो पेशेंट के मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है या एग्ज़ैक्टली क्या रोल क्या वो रहता है? पेशेंट की क्वांटिटी, क्वालिटी दोनों को अच्छा इम्प्रूव दोनों करता को। है। ओके, राइट। तो इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात की सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हार्मोन थेरेपी काफ़ी ज़्यादा हम सुनते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी, तो वो एग्ज़ैक्ट क्या होता है सर? सो हमारे शरीर में कई कैंसर्स ऐसे हैं जो कि हार्मोन डिपेंडेंट है। हुँ, हुँ। फॉर एग्जांपल हार्मोन मिसमैच हुआ, हुँ, हुँ, और अनकंट्रोल्ड हार्मोन की वजह से शरीर में कैंसर हो गया। हुँ, अब जैसे लेडीज़ है, राइट। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, वो बिल्कुल। हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन और येस। प्रोजेस्टेरोन, हुँ, उसकी वजह से होता है। ओके। जिन लेडीज़ में फाइब्रॉइड्स बनने की टेंडेंसी काफ़ी है, अगेन हार्मोन इम्बैलेंस है, हुँ, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। ओके। ऐसे ही प्रोस्टेट कैंसर ऐसा है जो टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर टेस्टोस्टेरोन तेज़ है, हुँ, हुँ, हाई है, हुँ, तो दैट कैन लीड टू प्रोस्टेट कैंसर। तो ओके, इन कैंसर्स को ट्रीट करना भी इसलिए बहुत आसान हो जाता है। आपको ओके। हार्मोन ही शट डाउन करना है, और आप ओह! आराम से इनको कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हो। तो ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 हुँ, हुँ, बट हार्मोन एक्सप्रेसिव, हुँ, हुँ, प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 हुँ। हार्मोन एक्सप्रेसिव, राइट, दे राइट। विल रिस्पॉन्ड वंडरफुली वेल। सो अगर राइट। प्रोस्टेट कैंसर का कोई पेशेंट है जिसके हार्मोन्स अच्छे हैं, या ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट जिसके हार्मोन्स अच्छे हैं, भले ही स्टेज 4 है, हुँ, तो हुँ। हम उनको लाइफ टाइम मैनी ईयर्स बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। ओके, तो ओके। इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस। तो इसमें वो भी डिसाइड करने से पहले कुछ सर्टेन टेस्ट वगैरह यस, करने वी पड़ते डू हैं? द टेस्ट, राइट। एंड देन वी डिसाइड कि नहीं, कीमो नहीं, आपको हार्मोन्स बेटर सूट करेंगे। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रिसिजन मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वो एग्ज़ैक्टली क्या होता है सर? प्रिसीजन मेडिसिन का ये है, मतलब कि हम हर एक इंडिविजुअल का एक जीनोटाइप डिसाइड करते हैं, हुँ, और हुँ। उसके हिसाब से क्या जीन खराब है और उसी जीन को ब्लॉक करते हैं। ओके। तो पहले के टाइम पे इट वाज अ ब्लैंकेट ट्रीटमेंट। हुँ, हुँ, हुँ। एक बीमारी का नाम पता लगा, हुँ, 2 ही दवाइयाँ थी, वही हुँ, दवाई दी, सबको दी। हुँ, विद टाइम ये देखा कि एक तो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो हुँ, ऐसा क्यों है डिफरेंस? हुँ। तो फिर हमने देखा कि पेशेंट्स का जेनेटिक मेकअप अलग-अलग है। ओके। किसी में कुछ जीन्स ज़्यादा हैं, किसी में कुछ जीन्स ज़्यादा हैं, हुँ, तो हुँ। उसके हिसाब से अब डिसाइड होता है। तो ओके। वी मेक इट एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज, सो ओह! दैट इज़ व्हाई इट इज़ प्रिसिजन मेडिसिन। राइट, राइट। और इसी के साथ एक और टर्म है टारगेट थेरेपी। सो वो एग्ज़ैक्टली क्या है? सो टारगेटेड थेरेपी भी एक सिस्टमिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कि हम नस के ज़रिए देते हैं, ओके। और इसमें अब ओरल टैबलेट्स भी काफ़ी आ गई हैं। अच्छा। तो हम जीन आइडेंटिफाई करते हुँ, हुँ, हैं हुँ। टेस्ट में, हुँ, बायोप्सी करी, बायोप्सी में जीन आइडेंटिफाई किया। हुँ। अगर वो पर्टिकुलर जीन है तो टारगेटेड थेरेपी उन पेशेंट्स को दी जाती है। राइट। टारगेटेड ट्रीटमेंट का बेनिफिट ये है हुँ, कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो तरह के सेल्स हैं, हुँ, जिसमें बी कैंसर सेल्स हैं और ए हुँ, नॉर्मल सेल्स हैं। हुँ। तो वो जाके सिर्फ बी सेल्स को मारेगी, कैंसर सेल्स को मारेगी, ए सेल्स को बिल्कुल स्पेयर कर देगी। तो राइट। इट इज टारगेटेड, इट वर्क्स लाइक स्नाइपर। ओके, तो ओके। इट विल शूट हाँ। जस्ट टू द टारगेट, ओह! तो रेस्ट बाईस्टैंडर्स लोग बच जाते हैं उसमें। अच्छा, अच्छा। हाँ। वेरी गुड। सो इसी से मिलता-जुलता टर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर लेज़र। तो ये भी कैंसर के लिए क्या यूज़ यस, होता है? तो दिस इज अगेन अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, हुँ। जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। हुँ, तो हुँ। रेडिएशन बेसिकली रेज हैं हुँ। जिनको हम टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर ट्यूमर पे, राइट, राइट। हुँ। फोकस्ड फ़ोकस्ड। रेडिएशन करते हैं। हुँ। तो इसी में रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन का रोल है। हुँ। रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन ट्यूमर के कोर में जाके वाइब्रेशंस छोड़ती है, और हुँ। उससे वो ट्यूमर को डेड कर देती है। राइट, बट राइट। ये एक लिमिटेड साइज ऑफ ट्यूमर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे 3 सेंटीमीटर। तो अप हुँ। टिल 3 सेंटीमीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन इज अ वेरी गुड मेथड टू यूज। ओह! अच्छा, अच्छा। तो सर अब इतने तरह की थेरेपीज़ है और इतने तरह के ट्रीटमेंट है, अगर ओवरऑल हम देखें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन-सा फ़ॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट? So chemotherapy हुँ। is very much used, ओके। surgery is very much used, हुँ, हुँ, हुँ। followed by radiation. हुँ। These are very commonly used, हुँ, हुँ। and now we have targeted treatments जैसे आपने बताया, हुँ, हुँ। immunotherapy is there, हुँ। and other specialized form nuclear medicine treatments are also there. ओके। For example, radioactive iodine. राइट, किसी राइट। को थायराइड कैंसर है, हाँ, तो हाँ। पहले के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ करते थे। हुँ, हुँ। अब
ऐसी प्रोस्टेट कैंसर है, तो प्रोस्टेट कैंसर में पीएसए में एंटीजन होता है, पीएसए का एंटीजन, यस 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 तो पीएसए में स्कैन कराए जाते हैं। ओके अगर वो एक्सप्रेशन है तो आप पीएसए में थेरेपी से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। राइट राइट ओवरनाइट थेरेपी है विदाउट साइड इफेक्ट्स, ओके 2 से 3 सेशन एंड हाँ पेशेंट्स आर गुड टू गो। ओके ओके एक सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हम आजकल देख रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी, तो वो किस तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती सो स्टेम सेल बेसिकली स्टार्टिंग सेल्स है हमारी बॉडी के। है? तो स्टेम सेल्स विद टाइम बचपन से धीरे 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 करके वो मैच्योर होते जाते हैं एंड कुछ जाके हेयर बनाते हैं, कुछ स्किन बनाते हैं, कुछ बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं। तो स्टेम सेल्स जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स अपने हिसाब से काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हो सकते हैं। राइट तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप स्टेम सेल दोबारा दो पेशेंट्स को तो दे रिस्पॉन्ड वेरी ब्यूटीफुली। तो उन पेशेंट्स को हम हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं, नॉर्मल डोज से काफ़ी हाई, ताकि वो अंदर जाके शरीर के बिल्कुल कैंसर सेल्स को मार दे। और रेस्क्यू करने के लिए स्टेम सेल्स दोबारा दे देते हैं ताकि वो उस ऑर्गन में जाके फिर से काम करना शुरू कर दें। तो क्लासिकल एग्जांपल है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो किया जाता है। तो जैसा नाम बताता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो बोन मैरो सेल्स अब बोन से नहीं लिए जाते, वो नॉर्मल ब्लड से लिए जाते हैं। तो हम नॉर्मल इंजेक्शंस देते हैं जिन्हें ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। तो उसमें ब्लड बोन मैरो के सेल्स निकल के ब्लड में आ जाते हैं। ओके उन सेल्स को निकाल के स्टोर किया जाता है, जैसे नॉर्मल ब्लड डोनेट किया जाता है। राइट राइट फिर आप हाई डोज कीमोथेरेपी देते हो, बिल्कुल क्लियर कर देते हो बोन मैरो को, और वो स्टेम सेल्स को री इन्फ्यूज कर देते हो। ओके तो वो विद टाइम 15-20 डेज में री इम्प्लांट होके ग्रो करने लग जाते हैं। राइट राइट तो ये जितनी भी तरह की हमने थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट की बात की, तो इंडिया में ये सभी तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है? यस यस सभी तरह के अवेलेबल है? और एक पेशेंट में क्या 2 या 3 तरह के ट्रीटमेंट का कॉम्बो होता है? हाँ, तो यूजुअली जब भी किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोज होता है तो हुँ, उनका केस हम आप एक ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं। ओके, तो हॉस्पिटल में ट्यूमर बोर्ड्स होते हैं राइट, जिसमें कैंसर सर्जन, कैंसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हुँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर हुँ, फिजिशियन, हुँ, सब लोग आए हुए होते हैं, पैथोलॉजिस्ट, सब कुछ। हुँ, तो फिर हम बैठ के एक रूट मैप डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को पहले कीमो करना है, फिर सर्जरी पे जाना है, फिर रेडिएशन पे जाना है, या इस पेशेंट को सिर्फ सर्जरी पे जाना है, या इस पेशेंट को सिर्फ रेडिएशन पे जाना है। तो मल्टीपली ट्रीटमेंट्स कैन बी गिवन टू अ सिंगल पेशेंट ऑल्सो, और उसको हम यूजुअली ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड करते हैं। ओके। सर कैंसर को लेके जैसे अभी हमने बात की कि ठीक है हार्ट डिजीज़ को लेके लोग अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं और अगर कुछ होता भी है तो उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। बट कैंसर को लेकर अभी भी उतना ज़्यादा लोगों को बहुत अभी भी काफ़ी ज़्यादा मिथ है। इसी वजह से आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लेट स्टेज में यस। पेशेंट पहुँचते हैं और ज़्यादातर होता है सर कैंसर को लेकर या फिर हार्ट को लेकर भी बहुत सारी ओपिनियन ली जाती है। तो एग्जैक्टली अगर किसी भी टाइप का कोई कैंसर डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले पेशेंट को कहाँ पर जाना चाहिए? तो अगर पेशेंट को कोई भी एबनॉर्मलिटी लग रही है अपने शरीर में, जी 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 चाहे कोई लंप फील हो रहा है नेक पे या थ्रोट में या ब्रेस्ट में, या ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्रोनिक डायरिया हो गया है, वेट लॉस हो रहा है, ब्लड इन स्टूल्स आ रहा है, ब्लड इन यूरिन आ रहा है, क्रोनिक कफ है, तो इमीडिएटली अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं और उनको अपना सिस्टमिक चेकअप पूरा करवाएं। राइट अगर उससे उनको आराम नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली हायर सेंटर पे जाएं और वहाँ के इवैल्यूएट कराएं। आमतौर पे फैमिली फिजिशियंस आर गुड इनफ एंड वो आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होते हैं, तो दे कैन आइडेंटिफाई कि आप नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो। अगर उनको थोड़ी भी एबनॉर्मलिटी लगती है तो वो आपको रेफर कर देते हैं। बट इसके साथ साथ चाहे वो एडवाइस करें ना करें, आपको स्क्रीनिंग्स अपने टाइमली कराने चाहिए। वो टाइमली कराने Yes. प्रिवेंशन के लिए। Definitely. पर जैसे कोई भी कैंसर आ गया तो उसके बाद कैंसर का जैसे आपने बताया ट्यूमर बोर्ड, बट वो ट्यूमर बोर्ड बाद में कॉन्स्टिट्यूट जैसे भी होता है जहां भी ट्रीटमेंट कराना है, पर सबसे पहले वो किसको जाकर अप्रोच करे? क्योंकि कैंसर में बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और भी, तो कहाँ पर जाना? वो किसी के पास भी अप्रोच कर सकते हैं, बट अप्रोच करना जरूरी है। इवेंचुअली उनका केस बाकी एक्सपर्ट्स पे भी डिस्कस हो ही जाएगा। ऑल राइट ठीक है, बट जाकर एटलीस्ट बात जरूर यस करें, यस उसमें डिले नहीं करना। अच्छा इसी में एक चीज और है कि जैसे कई बार पेशेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले काफी ज्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के ऊपर, एक्यूप्रेशर या किसी तरह की हर्बल मेडिसिन, आपने भी ज्यादातर देखा होगा कि उसके बाद आपके पास लेट पहुंचते हैं, तो उन पेशेंट को आप या उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? तो मुझे दो चीज़ें हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट से या लेट प्रेजेंटेशन से मैंने देखी है। एक ये कि कैंसर एक बहुत ही हियर एंड से टाइप ऑफ डिजीज़ है। हम इस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि उसने ऐसा बोला था या हमने ऐसा सुना है। एविडेंस बेस्ड कम रहा है इंडिया में।
और दूसरा लोगों में एक इनर्शिया भी है, लोग डरते भी हैं टेस्ट कराने से कि नहीं ये देखी जाएगी, बाद में करा लेंगे, अभी नहीं कराते, टाइम नहीं है, या फॉर वट एवर रीजंस, तो लोग काफ़ी इसको डिले करते हैं। राइट। दूसरा एक टेंडेंसी और है, सब में होती है, कि इजी ट्रीटमेंट हम लोग सोचते हैं कि जिसका हमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह ना लगे। तो ये रीज़न बहुत है कि जिसकी वजह से लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तिब्बतियन, यूनानी ट्रीटमेंट्स में जाते हैं, और अक्सर इनमें कैंसर लेट हो जाता है, एडवांस हो जाता है। राइट। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक बारी एक साइंटिफिक एलोपैथिक ओपिनियन भी लें। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स आप साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सभी डेफिनेटली, तरह की थेरेपीज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, बट सबसे पहले आपको एक एग्जैक्टली। तो आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो जो मेन है उससे कॉम्प्लीमेंट्री है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक ही साइड पे आप चले गए तो एग्जैक्टली, ज्यादातर एग्जैक्टली। एक इसमें सर एक और ज्यादा लोगों को गलतफहमी, जैसे आपने टेस्ट के लिए बात की तो ठीक है, अगर किसी का कोई कैंसर डाउट निकलता है, सस्पिशन निकलता है, उसको कोई हायर टेस्ट कराना वो करा लेता है फिर, बट जहाँ पर बायोप्सी का नाम आ जाता है वहाँ पर पेशेंट थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जब बात करता है अपने फ्रेंड सर्कल में तो वो कहते हैं कि अगर इसको छेड़ा तो ये फैल जाएगा। तो ये आप क्या इसके तो बारे में क्या ये कहेंगे? भी एक मिथ है, हम्म लोगों में बहुत कॉमन है ये, कि हम बायोप्सी करेंगे तो ये एकदम से जाग जाएगा, तेज हो जाएगा, फैल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मेडिकल गाइडलाइंस बैन कर देती बायोप्सी को। तो बायोप्सी करके हमें ट्यूमर का पूरा आइडिया हो जाता है कि हमें उसे पहले सर्जरी से करना है या पहले कीमोथेरेपी से कंट्रोल करना है। पहले के टाइम पे हर चीज़ सर्जरी में जाया जाती थी, कि सर्जरी करो और एक बारी में छुट्टी हो जाएगी। बट विद टाइम हमने देखा कि कैंसर एक बहुत हेट्रोजीनस मास है। उसमें कहीं पे ऐसे सेल होंगे जो शायद सालों ना बढ़े, और कहीं पे ऐसे सेल हैं जो अगले 2 महीने में बढ़ जाए। तो अगर ऐसे सेल्स हैं तो उनको पहले कीमोथेरेपी से पकड़ा जाता है, क्योंकि जो ऑलरेडी साइज में इतना बढ़ चुका है उसने कुछ ना कुछ सेल्स तो बॉडी में कहीं और भी फेंक दिए होंगे। राइट तो विद टाइम ये देखा गया कि अगर कीमो करके फिर सर्जरी कराई जाए तो सर्वाइवल इंप्रूव हो रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे सेल्स हैं जो ऑलरेडी फैले हुए थे। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो इसलिए बायोप्सी biopsy, बहुत अनिवार्य है। राइट। इसका बड़ा लेमन एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो अगर मेरे को कोई बैग दिया जाए हम्म कि उसमें दाल है, आटा है, चावल है, और हम्म मैं उसमें से सिर्फ आवाज़ से सुनूं हम्म और मुझे सिर्फ चावल की आवाज़ आए, तो हम्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ चावल ही चावल है उसमें। उसमें दाल भी है, आटा भी है। तो इसलिए बायोप्सी निकाली जाती है, बायोप्सी करी जाती है कि कॉम्पोजिशन में सबसे ज़्यादा क्या है। हो यस। सकता है चावल 80% हो, दाल और बाकी चीज़ 10% हो, या हो सकता है दाल ज़्यादा हो। तो राइट। हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है जो अग्रेसिव है और ज़्यादा है। ओह, ओके, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यस, सभी तरह के जो यस, टेस्ट है यस। और बायोप्सी है। इसके साथ एक और, जैसा हमने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के बारे में बात करी, एक डाइट को लेकर भी लोगों को कन्फ्यूजन कई बार रहती है, खास तौर पे जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है। या कुछ लोगों का एक और आई थिंक ये मिथ है, आप इसको क्लियर करेंगे कि कैंसर के अंदर वो बहुत ज़्यादा लंबी फास्टिंग पे चले जाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो वो कितना सही है? सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का डेफिनेटली रोल है। हम्म जैसे हम कहते हैं कि इवनिंग के बाद 6-7 o'clock के बाद आप सुबह तक 12 hours की एटलीस्ट फास्टिंग रखें, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स। ओके। इट हेल्प्स योर सेल्स, नॉर्मल राइट। सेल्स, एज वेल एज इट ब्रिंग्स डाउन द कैंसर सेल्स। इसको हम पहले के टाइम पे क्रोनो मॉड्यूलेशन कहते थे, कि आप टाइम के हिसाब से कैंसर सेल्स को मॉड्यूलेट करो, और ट्रीटमेंट को भी उन टाइम पे दो जब वो कैंसर सेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसे क्रोनो मॉड्यूलेशन बोला जाता है। तो डाइट का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल काफी है। रोल। बट इशू ये आता है कि जब आप ऑल्टरनेट मेडिसिन और एलोपैथी दोनों को ले रहे हो, तब डाइटरी इतनी मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं कि यू कैन नॉट फॉलो वन और द अदर। यस यस। तो अब जैसे मेडिकल या एलोपैथिक उसमें हम बोलते हैं कि आप रॉ चीज़ें थोड़ी अवॉइड कीजिए, फ्रूट्स एंड बिल्कुल। सैलेड्स, बिकॉज हमें लगता है कि उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर्स हैं जिनमें हम अलाउ कर देते हैं, बाकी ब्लड बॉर्न कैंसर्स हैं उनमें हम मना करते हैं। और इसी तरह हम बाकी सब चीज़ों को अलाउ कर देते हैं। काफ़ी जगह तो नॉन वेज को भी बोला जाता है कि उससे प्रोटीन बेटर होगा। फ्लूइड इंटेक अच्छा रखना चाहिए। बट आयुर्वेद में मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स को मना कर देते हैं। तो मिक्स एंड मैच करके यूजली नहीं चला जाता। यू शुड फॉलो वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, और प्रोटीन बेस्ड डाइट अच्छी रखनी चाहिए, फ्लूइड इंटेक अच्छा रखना चाहिए, वेजिटेबल्स,
फ्रूट्स लेने चाहिए, हम्म दिस हेल्प्स, नट्स हेल्प हम्म करते हैं, हम्म ग्रीन लेग्यूम्स हेल्प करती हैं, सो हम्म ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ऑल दीज आर वेरी हेल्पफुल. बढ़िया, So I ठीक think these है, should be राइट। taken in ample. Other than that, supplements are usually advised by the concerned physicians. हम्म। तो वो भी काफी हेल्प करते तो हैं. सर डाइट थोड़ा सा कई बार सब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसे पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर उसको सर्टेन कोई वो एलर्जी का किसी तरह की चीज़ को लेकर या फूड इंटॉलरेंस वगैरह है, तो वो भी आई थिंक देख के तो बेटर है कि वो सबके लिए एक फॉर्मूला फिक्स नहीं हो सकता, एक बार बिल्कुल आपको डॉक्टर से बात करके जिस तरह की डाइट आपको, बिल्कुल. बट इन जनरल आपने बात करी कि प्रोटीन, हाई इंटेक प्रोटीन होना ज़रूरी है। डेफिनेटली. एंड इसके अलावा अगर हम बात करें सर, डाइट को लेके तो लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं ही, इसके अलावा भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। कैंसर की जब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो लोग ज़्यादातर कहते हैं कि इसमें सर्जरी बेस्ट रहती है, कि आपने ट्यूमर को हटा दिया तो उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये क्या मिथ है या सही है? ये पार्शल मिथ है. हाँ हाँ हाँ। अगर ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज का है तो सर्जरी करके उसको हटाना बहुत अच्छा है. ओके। बट अगर उसकी बायोप्सी में ऐसा आता है कि नहीं, इसमें किसी दूसरी तरह के सेल्स हैं, तो ऐसे में पहले कीमोथेरेपी करके उसको और छोटा किया जाता है ओ, और फिर सर्जरी में जाया जाता है. राइट राइट। तो ब्रेस्ट में फिर कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, यस यस सबसे यस. कॉमन कौन सा होता है सर? इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा बोला जाता है ब्रेस्ट में. अच्छा। उसमें हार्मोन्स लेवल देखा जाता है हम्म और एक हर्टुनू टारगेटेड थेरेपी के लिए लेवल देखा जाता है. हम्म तो अगर मैं स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर को लेता हूँ हम्म और 3 इंडिविजुअल्स का बताता हूँ आपको, हम्म सबको स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है, हम्म एक के हार्मोन लेवल बहुत अच्छे हैं, तो हम्म आपने अपफ्रंट शुरुआत में सर्जरी कर दी और हम्म कीमो और हार्मोन दी तो हम्म, सर्वाइवल बहुत अच्छा है. ओ, दूसरा पेशेंट है जिसमें हार्मोन लेवल कम है, राइट राइट, हाँ, हाँ, तो उसमें पहले कीमोथेरेपी देनी है. ओके ओके, हाँ, अगर इस पेशेंट में आपने पहले सर्जरी करी हम्म, तो उसका सर्वाइवल थोड़ा कम रहेगा. ओ, बट सेम पेशेंट को अगर आप कीमोथेरेपी करके सर्जरी करते हो तो उसका सर्वाइवल बेटर हो जाएगा. राइट राइट राइट, थर्ड पेशेंट है जिसमें टारगेटेड रिसेप्टर हम्म पॉजिटिव है, तो हम्म, अगेन इसमें कीमो की, प्लस टारगेटेड देनी है ओके, और डिजीज को छोटे से छोटा करना है. तो राइट, इस केस में अगर बीमारी है और हमने कीमो दी तो हम्म यूजली वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है और लंप छोटा 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 होता जाता है. आफ्टर 6 मंथ्स हम स्कैन करते हैं और हम्म, स्कैन करके अगर लंप निल भी हो जाए तो भी सर्जरी पे भेजते हैं पेशेंट को. ओ, अच्छा अच्छा, राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल है आपका कि यस यस यस. इसमें एक चीज़ और है कि जैसे रिपोर्ट के अंदर एक टर्म होता है, इन जर्नल भी लोग कई बार जाते हैं अपना टेस्ट कराने के लिए कि बायरेट 1 2 3 4, तो वो भी अगर आप सिंप्लीफाई कर पाएँ, क्योंकि उसको लेके लोग थोड़े ज़्यादा मतलब डर जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। तो बायरेट्स बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक रिपोर्टिंग सिस्टम है हम्म जो कि मेमोग्राफी से लेबल किया जाता है. हम्म बायरेट्स 5 किस्म के होते हैं हम्म जिसमें 1 और 2 बिनाइन होते हैं, यानी उनमें कैंसर नहीं है. हम्म 3 में भी 98% बिनाइन के चांसेस होते हैं कि ओके, 98% कैंसर नहीं है, ओनली 2% कैंसर के चांस हो सकते हैं. हम्म तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है हम्म या वो पेनलेस लंप है हम्म या फिजिशियन सस्पेक्ट करता है तो आइडली इनकी बायोप्सीज हो जानी चाहिए. ओके हाँ. ओके, ठीक है। बायरेट्स 4 हम्म और 5 उनमें, डेफिनेटली बायोप्सी होनी चाहिए. अच्छा, उनकी होनी चाहिए, ओके। और उसमें अगर बायोप्सी ठीक आता है आपका तो फिर फर्दर फॉलो अप करना चाहिए? हाँ, बायोप्सी ठीक आए हम्म तो फर्दर फॉलोअप रखते हैं. हम्म बायोप्सी के बाद अगर हमें लगे कि नहीं, हम्म अभी भी हमें शक है और हम्म फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, हम्म, तो हम यूजुअली इन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप लंप को हटवा ही लीजिए, ओह अच्छा। एक्सरसाइज करा लीजिए. पर फैमिली हिस्ट्री ना हो और लाइफस्टाइल इश्यूज हो तो भी? नहीं, फॉलोअप में रख सकते अच्छा, हैं. तो फॉलो अप में, बट फॉलो फैमिली हिस्ट्री हो तो फिर? डेफिनेटली ओके डेफिनेटली. ओके, राइट सर। इसके अलावा एक और मिथ है लोगों का कि इसमें जैसे जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और सब जगह अवेलेबल भी नहीं। तो कैंसर ट्रीटमेंट विद टाइम एक्सपेंसिव हो गया है, हम्म क्योंकि नई नई ड्रग्स जो आ रही हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं. हम्म बट बहुत ऐसे भी ट्रीटमेंट है जो एक पर्टिकुलर कैंसर के लिए एक्सपेंसिव नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ, हम्म हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 4 का है, हम्म तो इसका ट्रीटमेंट की कॉस्ट एज लो एज 4,000 से लेके एज हाई एज 1 लाख पर मंथ तक जा सकती है. ओके ओके, तो राइट। हार्मोन ट्रीटमेंट सिर्फ हार्मोन टैबलेट्स लेनी है हम्म, तो 2 3 4,000 पर मंथ में भी आपका खर्चा निकल खर्चा जाएगा. निकल जाता होगा। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड टारगेटेड ड्रग्स आ चुकी हैं. हम्म अगर वो पेशेंट लेना चाहे हम्म तो फिर वो कॉस्ट बढ़ के 90,000 1 लाख पर मंथ तक भी पहुंच जाती है. तो हम्म जब भी कोई पेशेंट आता है हम हम्म उसको सारे ऑप्शंस बताते हैं हम्म और फिर हम बोलते हैं कि यू गो बैक होम एंड हम्म डिसाइड
डिस्कस आपस में करो, सी योर पेइंग पॉकेट एंड देन यू डिसाइड। जरूरी है कि ये ट्रीटमेंट्स लॉन्ग चले। अगर वो 1-2 महीने महंगा ट्रीटमेंट ले ले और उसके बाद नहीं ले पाए तो उसका कोई यूज नहीं है। एग्जैक्टली, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट। यस, तो सिंगल टैबलेट हार्मोन की भी ऑलमोस्ट 90-95% इफेक्टिव होती है। तो अगर वो एक टैबलेट पे पेशेंट कई टाइम और कई साल अच्छे निकाल सकता है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट यू फर्स्ट गेट डायग्नोस्ड, देन यू गो टू योर फिजिशियन, योर कैंसर डॉक्टर, डिस्कस विद हिम, दीज आर योर ऑप्शंस, दीज आर योर फाइनेंसेस, आप कैसे हैंडल कर पाएंगे। कई लोग कैंसर ट्रीटमेंट इसलिए भी नहीं ले पाते कि उनके घर में कोई केयर टेकर नहीं है। काफ़ी एल्डरली लोग आते हैं मेरे पास, जिनको मैं कहता हूँ कि आपको कीमो की ज़रूरत है, बट वो कहते हैं कि हमारे घर में कोई केयर टेकर नहीं है। तो हम क्या करें, तो हम उनको ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट में डाल देते हैं, इजी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट में। ओरल कीमो टैबलेट्स हो गई, हार्मोन टैबलेट्स हो गई, हार्मोन इंजेक्शंस हो गए, टारगेटेड थेरेपीज हो गई, ताकि उसको लिया जा सके, जाके वो आराम से ले पाए और अपना ध्यान खुद ले। ओके ओके। तो इसमें आपने बात की जो अभी अफोर्डेबिलिटी की, तो इसमें एक सवाल था मेरा कि जैसे हमारी मेडिक्लेम पॉलिसीज होती है तो उसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर सभी तरह की बीमारियां कवर्ड होती है। तो कैंसर के भी जो ये ट्रीटमेंट है सभी इन मेडिक्लेम पॉलिसीज में कवर्ड होते हैं? काफ़ी हद तक कवर्ड है, बट विद टाइम हम ये देख रहे हैं कि जो नई फॉर्म्स ऑफ थेरेपी हैं इनको काफ़ी पॉलिसीज रिजेक्ट कर रही है कि दीज आर नॉट नोन थेरेपीज टू देम। बट ऑफ लेटली एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं, कीमो इम्यूनोथेरेपी इज एन अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। तो आपको अपने पॉलिसी या एजेंट से बात करने की ज़रूरत है कि वो कितना इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, कैपिंग तो नहीं कर रहे हैं। राइट। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज दे आर इंक्लूडेड, हो जाती है। तो कुछ पॉलिसीज में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि ये कैंसर केयर पॉलिसीज है, तो होपफुली शायद उनमें काफी हद तक yes, हो जाए। कैंसर पॉलिसी में डेफिनेटली इट इज इंक्लूडेड, ओके, दे कैन नॉट से नो। ओके। बाकी जो पॉलिसीज हैं, जनरल पॉलिसीज या फैमिली फ्लोटर्स जो कहते हैं हम, तो उनमें किसी में होता है, किसी में नहीं भी। राइट सर। अब तो वैसे भी सर गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत है जैसे, इन सब में भी काफी हद तक ये सब कवर हो जाता है। तो आयुष्मान जैसे एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में अवेलेबल है अभी, जी। तो वी आर ट्रीटिंग इन्यूमरेबल नंबर ऑफ पेशेंट्स थ्रू दैट, एंड काफ़ी 5 लाख तक का उनका रहता है, एंड उसके थ्रू सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब कुछ पॉसिबल है। राइट सर। एक अभी सर काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है आजकल इंटरनेट के ऊपर भी एंटी एजिंग को लेकर, और एंटी एजिंग की जब बात करते हैं, एज रिवर्सल की बात काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और इसमें हम बात करते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल एज रिवर्सल। तो इन सब टर्म्स के बीच में एक टर्म आता है कि इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये जो इन्फ्लामेशन हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, ये कितना रोल प्ले करता है कैंसर? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो हम स्ट्रेस को बोलते हैं एज अ फैक्टर, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द दीज डिजीज आर साइकोसोमैटिक। तो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस कैन लीड टू कैंसर। काफ़ी इंस्टेंसेस में हम ये देखते हैं कि किसी की फैमिली में कोई डेथ हुई और 6 महीने बाद उनको कैंसर डायग्नोज हो गया। तो स्ट्रेस हैज़ अ ह्यूज रोल, और स्ट्रेस जब होता है तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल्स शरीर में बनते हैं, डाइट से फ्री रेडिकल शरीर में बनते हैं, स्मोकिंग से, अल्कोहल से फ्री रेडिकल शरीर में बनते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट से फ्री रेडिकल शरीर में बनते हैं। तो जो भी तरीके फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम करने के लिए किए जा रहे हैं वो आपको कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव होंगे। तो डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस में हेल्प करेगी, आपको फ्री रेडिकल्स को खत्म करेगी, ऑक्सीजन। इसी तरह अच्छा पानी का इंटेक, विटामिन सी का इंटेक, नेचुरल हर्बल चीज़ें, ग्रीन टीज, सो ऑल दीज आर हेल्पफुल। तो अभी तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई हम हाईली पोल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं इस तरह से, तो आई थिंक इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने डेफिनेटली। हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, इंटरनली इसको चेंज करना चाहिए, और इंटरनली अगर आप चेंज कर पाएंगे तो वही एंटी एजिंग है। राइट। बिल्कुल सर। एक जैसा हमने बात की कई तरह के मिथ को लेकर, आपके इन जनरल एक्सपीरियंस क्या है? पेशेंट किस तरह के मिथ लेकर आपके पास आते हैं सबसे ज़्यादा? जो इसके अलावा मैं देखता हूँ लोगों को कि लोगों में सबसे बड़ा मिथ ये है कि हमको कैंसर डायग्नोसिस हो गई तो ये डेथ सेंटेंस है हमारे लिए। ऐसा नहीं है। मैं अपनी 15 साल की पहले की ओपीडी और आज की ओपीडी कंपेयर करूं तो 15 साल पहले 10 new patients coming, 8 would not survive. But now 10 new patients coming, 9 would survive. So the tables have turned totally, completely. The
ट्रीटमेंट्स आर मच मच बेटर। हम्म दूसरा जो बहुत बड़ा मिथ है वो ये है कि बायोप्सी से डर, कि हम्म बायोप्सी नहीं कराएंगे, नहीं हमने फलाने से सुना था कि ये है वो। हम्म मोस्टली हियरेंस से होता है, तो उसमें उनको कन्विंस करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है। हम्म तीसरा मिसकंसेप्शन या मिथ ये है कि कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है। हम्म कीमोथेरेपी पेनफुल नहीं होती। काफ़ी लोग ये कोट करते हैं कि उस फलाने की डेथ हो गई, उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी, हम्म बट ये नहीं बताते कि उसकी कीमोथेरेपी 5 साल से चल रही थी। ये 5 साल से कीमो ने उसकी लाइफ भी तो बढ़ाई। हम्म तो कह सकते हैं कि कीमो एक तरह से नेसेसरी इविल है हम्म आपके लिए, अगर आपको अपनी लाइफ प्रोलॉन्ग करनी है प्रोलॉन्ग तो। करना तो ये मेजर मिथ्स हैं राइट जो हम अक्सर अपने देखते हैं क्लिनिक पे देखते हैं, हम्म, और ज़रूरी होता है लोगों को बताना कि नहीं अवेयर यार ये गलत है, हम्म सोच गलत है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर आज बहुत सारे हमारे मिथ हैं जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हुई और पॉडकास्ट करने का हमारा मेन मोटिव यही है कि जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन देंगे जितनी ज़्यादा हम नॉलेज देंगे तो लोगों का जो ये डर है वो डर हटेगा और वो समय रहते हुए जितना जल्दी जैसे हम कैंसर में बात करते हैं कि अर्ली डिटेक्शन में आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है तो आज के पॉडकास्ट में ये सब बहुत सारे हमारे जो मिथ हैं वो बस्ट हुए क्लियर हुए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर थैंक यू सर, थैंक यू।